एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पार्ट 2। कौन सा पार्ट? पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 1 में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है 1 to 8 क्वेश्चंस। इससे हमारी बोर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छी हो जाएगी। कौन से चैप्टर की? एक अल्कोहल चैप्टर के और एक एल्डिहाइड चैप्टर, मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे इस पार्ट बी में। हम लोग काफ़ी लोग ने मुझे मैसेज भी किया है कि पार्ट बी भी बनाई, क्योंकि 9 to 15 क्वेश्चंस मैंने इसमें भी लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर नहीं रखोगे तो ये सब क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं। ये सब क्वेश्चंस भी बाकी बुक की क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे याद करने के लिए। सिर्फ मेरा एक मोटो ये है कि ये 1 to जो 15 क्वेश्चन है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन के बाद आप लोग का एक भी मतलब ऐसा कोई डाउट ना रह जाए कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा है। आप ट्राई करके देखोगे, डेफिनेटली होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, आपको खुद से सेल्फ ड्राइव करनी पड़ेगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, और दूसरा कह रहा है फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए। फिनॉल से पिक्रिक एसिड, अल्कोहल से एल्डिहाइड। अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अल्कोहल से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। पहली बात। अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो इसको ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक, स्ट्रॉन्ग ले लेंगे वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, माइल्ड लेंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा। इसका मतलब अगर एल्डिहाइड से भी अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज अल्कोहल से पहुंचना होता तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ले लेते, हमें बीच में एल्डिहाइड की जरूरत ही क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो वो बच्चों होता है जो होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्शरी होता है। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल होता है क्या है? जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच है वो एक कार्बन से हो, प्राइमरी अल्कोहल। जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, जो अल्कोहल से अटैच है वही 2 कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी, और वही कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच हो तो टर्शरी। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ये रहा। अब हम लोग रिएजेंट, हम लोग 2 रिएजेंट ले सकते हैं, या तो PCC ले सकते हैं या तो हम लोग कॉपर ले सकते हैं। ठीक, लेकिन कॉपर के हमें प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर यानी हाई हीट चाहिए। ठीक है, दूसरा या तो हम लोग PDC भी ले सकते हैं। ये है पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट, वो था पेरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कर रहे हैं। तो आप लोग PCC भी याद रख सकते हो और कॉपर की टेम्परेचर भी इतना याद कर सकते हो। मैं मानता हूँ यार, इतनी तो नॉलेज सबकी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग एक रिएक्शन मैंने आप लोग को करके दिखाई है, जैसे आप लोग की स्क्रीन पर है कि मैंने एक अल्कोहल लिया, ठीक है, और एक मैंने एल्डिहाइड लिया, यानी इससे यहाँ पे मुझे बनाना था। तो ये रहा प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। आप इसकी जगह CH3CH2OH भी ले सकते हो, या फिर आप लोग CH3OH भी ले सकते हो। लेकिन थोड़ी सी चेन लंबी होती है तो थोड़ा सा रिएक्शन देखने में भी अच्छी लगती है, फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जितने कार्बन इधर लोगे बच्चों, जैसे ये रहा CH3, CH2 और OH, उतने ही कार्बन मुझे इधर भी लेने पड़ेंगे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये रहा एल्डिहाइड 1,2 एथ सिंगल बॉन्ड है एन। अल्कोहल वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है अल, AL, तो ये वही लिखा हुआ था। ठीक है, सबको यहां तक अच्छे से क्लियर है? ठीक है, तो मैंने खाली ये रिएजेंट लिया, मुझे एल्डिहाइड मिल गया। अब अगर मान लेते हैं कि अगर उसने मुझे कह दिया होता सेकेंड डिग्री अल्कोहल लीजिए, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल से बच्चों आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन है, यहाँ पे रहा CH, यहाँ पे रहा CH3 और यहाँ पे आया OH। इस OH को हम लोग किस में चेंज कर रहे थे? CHO में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH है बच्चों चेंज हो जाता है कीटोन में, क्योंकि उसके दोनों साइड कार्बन है ना, इसलिए। यहाँ पे तो एक साइड OH था क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो एक साइड में हमारा H आ गया, एल्डिहाइड बन गया था। लेकिन दोनों साइड कार्बन है तो दोनों साइड तो कार्बन उन्हीं के होते हैं ना, या तो ईथर के होते हैं या तो कीटोन का होता है। ईथर क्या होता है बच्चों? COC होता है। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड OC होता है। तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री अल्कोहल से बच्चों क्या बन रहा है? कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। और ये रहे उनके रिएजेंट्स।
सभी को अच्छे समझ आ गया। अब बात करते हैं फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। सबको अच्छे से ध्यान करना है, ये चाहो तो याद कर लो, बनाते बनाते भी याद हो जाता है। ये होता है फिनॉल। क्या होता है फिनॉल? ये हमारा होता है फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH हम लोग बोलते हैं फिनॉल। अब हमें बनाना है इससे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी वही चीज है, ये रहा फिनॉल, बस खाली यहाँ पे और यहाँ पे, यानी 2,4,6 पोजीशन पे ट्राई नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। कौन सा ग्रुप आ जाता है? ट्राई नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव, तो मुझे श्रीवास्तव तो कोई नहीं बुलाता होगा, सब प्रत्युष प्रत्युष सब बुलाते हैं, क्योंकि जो हमारा पहला नेम होता है वही फेमस होता है। तो जो उसका कॉमन नेम है बच्चों वो है पिक्रिक एसिड। बहुत ज्यादा फेमस नेम है, इसीलिए ये ज्यादा नेम चलता है। वो 2,4 ट्राई नाइट्रो नहीं चलता है, मतलब बहुत ही कम चलता है। चलो कैसे, आओ हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है। अब हम बात कर रहे थे ना ऊपर रिएजेंट की, रिएजेंट कैसे ध्यान रखें? तो रिएजेंट हमें दो केस में ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का वर्क होता है बच्चों वाटर का रिमूवल। ये बात याद कर लो, चाहे अगर क्लास 10th का बच्चा हो, क्लास 9th का बच्चा हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वाटर के रिमूवल में वर्क करता है। और जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो हम लोग को NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप देने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये ऐसे नहीं, बस खाली आपको फिनॉल लेना है, पिक्रिक एसिड लेना है, बीच में खाली कंसंट्रेटेड HNO3 और यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी। ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और हम लोग को क्या बन जाता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड। सभी को अच्छे समझ आया? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 10 के लिए देखो, हम लोग ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर लेके चल रहे हैं, तो इसमें सब कुछ होगा, तो ध्यान रखना। अब बात कर रहा है ब्यूटेन 1 ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथाइल ईथर। हमें क्या ब्यूटेन 1 ऑल को देखने की जरूरत है? नहीं। हमें डाई इथाइल ईथर को देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ देखना है OL यानी अल्कोहल ग्रुप को, हमें देखना है ईथर यानी COC, जो दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ग्रुप होता है वो हमारा होता है ईथर। तो हमें इसको देखना जरूरी है। सभी को अच्छे समझ आ रहा है? चलो कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट ब्यूटेन 1 ऑल व्हाइल इट इज एब्सेंट इन द डाइइथाइल ईथर। और अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा होता है 390, और अगर हम ईथर की बात करें तो हमारे पास कितना होता है? 380। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल यानी अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आया OH और यहाँ पे एक सेकंड, ये रहा CH2 और ये रहा CH3, 4 कार्बन हो गए। सभी को अच्छे समझ, ये होता है ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी तो मैं कैसे दिखाऊंगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह दिखाता हूं, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आया O और यहाँ पे मैंने लिख दिया H। स्टाइल मारने के लिए मैंने उसको अलग कर दिया। अब अगर मैं दूसरे का कंपाउंड लूंगा तो दूसरे के पास भी O होगा जरूर, है ना, और दूसरे के पास H होगा जरूर, है ना, और इसी के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ? पूरा ब्यूट एन वाली पूरी सीरीज लगी हुई, जैसे ये लगी हुई है। यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये दूसरे कार्बन मतलब दूसरे अल्कोहल का ऑक्सीजन और दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन, इस तरह ये जो बॉन्ड बनाते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा मोस्टली जो होती है ना वो वाटर के केस में ही होती है, इसीलिए। ठीक है, और ये हमारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स वीक नहीं होते। अगर मॉलिक्यूल्स वीक नहीं हो रहे, मतलब अगर वाटर में जैसे मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल से अगर वो वीक नहीं हो रहे, बैठे हुए, और मैं नीचे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, अब वो मॉलिक्यूल्स टूट ही नहीं रहे तो वेपर बन ही नहीं रही। अगर वेपर नहीं बढ़ रही है तो स्केपिंग टेंडेंसी नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी कम है। समझा? इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ईथर, क्योंकि यहाँ पे COC, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो मॉलिक्यूल्स वीक हैं, उनके अट्रैक्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स के वीक है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम दे रहे हैं, तो स्केपिंग टेंडेंसी है, तो मॉलिक्यूल इजिली स्केप कर जा रहे हैं। समझ आए अच्छे से? तो बस यही चीज, मतलब बस यही चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके। ठीक है, और चलो आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एनिसोल टू फिनॉल। एनिसोल, अगर आप लोग ने थोड़ी सी भी पहली वीडियो फिर देखी हुई है तो मैंने उसमें आप लोग को एनिसोल एक्सप्लेन भी किया था। एनिसोल बच्चों हमारा एक ईथर का ही कंपाउंड होता है। होता क्या है? O और CH3। देखो ये भी तो एक कार्बन की स्पेशीज है, ये भी एक कार्बन है, यानी COC यानी AROC। AR क्या है? यही बेंजीन रिंग एराइल ग्रुप, कार्बन OC, यानी ईथर का एक ग्रुप तो है एनिसोल। तो अगर आप लोग ईथर से ध्यान रखोगे तो एनिसोल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ध्यान कर पाओगे।
ये होता है एनिसोल। कह रहा है मुझे फिनॉल बनाना है। अच्छा खुद ही सोचो, अगर मैं किसी तरह CH3 ग्रुप को हटा के अगर मैं H लगा देता हूं इस तरह, तो मुझे ये मेरा फिनॉल ही तो है यार, तो मुझे किसी तरह H लगाना है। अब H आएगा कहां से? तो मैं कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं, यानी न्यूक्लियोफाइल यानी कोई एक नेगेटिव स्पेशीज ले लेता हूं जिससे अटैक करेगा तो एक पॉजिटिव हट जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो ये रहा माइनस, ये रहा पॉजिटिव, इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा माइनस। अब पॉजिटिव को क्या पसंद है? माइनस, माइनस को क्या पसंद है? प्लस। तो आई यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और मतलब सॉरी H वहां पे जाके जुड़ जाएगा और CH3I निकल जाएगा इस तरह, और ये OH ग्रुप बन जाएगा। ये OH हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया। सभी को अच्छे से समझ आए? देखो सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखे रहा करो कि हमें पहले कहां से कहां तक पहुंचना है, फिर ये देखो उसमें क्या कमी है जो इधर है, फिर उस हिसाब से ऐड करने की कोशिश करोगे तो खुद से भी ऐड कर पाओगे। अब आगे ध्यान देते हैं। अब इन केस मान लेते हैं कि हमें एनिसोल से फिनॉल नहीं, हमें फिनॉल से एनिसोल दे रखा है। अब क्या करें? इसका मतलब ये जो OH ग्रुप है हमें यहां से यहां पहुंचना है, ये H हटाना है, CH3 लाना है। तो क्या इसको हम रिवर्स कर देंगे? नहीं, ये गलत है, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो कैसे होगा? हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिनॉल की सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन कराओ? हमेशा कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। अब अगर NaOH के साथ अगर मैंने रिएक्शन करवा दिया यार, तो यहाँ से क्या होता है? ये H और OH निकल जाता है, Na यहाँ पे आके जुड़ जाता है, फिर वही बात है, प्लस ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, और यहाँ पे ये क्या रहा? प्लस, और ये रहा माइनस। तो प्लस उसके पास चला जाएगा, माइनस उसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये रहा बेंजीन, ये रहा O फिनॉक्साइड, Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड। फिर अगर वही बात है ना, मैंने कहा ना, फिर मुझे एक पॉजिटिव हटाना है CH3 की तरह, तो मुझे कोई ना कोई एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यानी कोई ना कोई एक नेगेटिव स्पेशीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? मैंने यहाँ पे मान लेते हैं NaBr मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? CH3Br ले लिया, NaBr निकल गया, CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया। अब मैंने CH3Br क्यों लिया? क्योंकि भाई एनिसोल का स्ट्रक्चर तो बेंजीन OCH3 होता है ना, तो मुझे CH3 चाहिए ना, इसीलिए मैंने क्या किया? CH3Br लिया, या फिर हम लोग CH3Cl भी ले सकते हैं। तो ऐसे क्या बन जाएगा? एनिसोल, और क्या निकल जाएगा हमारा? NaBr इस तरह, या फिर NaCl इस तरह। सभी को अच्छे समझ आए? तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? ये हमारी होती है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? विलियम सिंथेसिस। इसमें होता क्या है? इस तरह होता है, RONA प्लस प्लस एक एल्काइल ग्रुप होता है CH3Br या फिर CH3Cl, ठीक है। तो यहां से होगा क्या? यहां से RO और CH3, RO और CH3 बन जाएगा, और NaBr निकल जाएगा, NaBr जो होगा वो निकल जाएगा। सभी को अच्छे समझ आए? किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ईथर की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ईथर की। तो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन की मदद से किसकी फॉर्मेशन होती है? ईथर की फॉर्मेशन होती है। इसी का इसलिए नाम भी है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिनॉल टू एसिटोफिनोन, ACE होता है, यहाँ पे AS गलत है, ठीक है। फिनॉल टू एसिटोफिनोन, फिनॉल क्या होता है? OH, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा, और चलो फिनॉल टू एसिटोफिनोल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पे फिनॉल टू एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह, मतलब फिनोन। अच्छा हमको थोड़ा सा नेम में भी आ रहा है ओन। ओन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का। ओन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का, यानी C डबल बॉन्ड होगा ही होगा, तो C डबल बॉन्ड हो है ना, और ये रहा CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। अगर इसी तरह बेंजीन की जगह का C डबल बॉन्ड O CH3 होता तो उसको क्या बोलते थे बच्चों? एसीटोन। तो एसीटोन, ये C हटा करके आया है बेंजीन, तो इसको बोल रहे हैं एसिटोफिनोन। देखो मैं बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को याद भी कराऊं, तो इसलिए ध्यान भी रखना है। अब मुझे क्या बनाना है? COCH3 लगाना है। अब वो कैसे लगाएंगे? तो पहले तो मुझे OH ग्रुप हटाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ बेंजीन चाहिए, तभी तो मैं बेंजीन के ऊपर वो अटैच कर पाऊंगा। तो अब ये बहुत ध्यान रखना, चाहो तो इस रिएक्शन को याद भी कर लो, बहुत बार पूछी भी जाती है कि फिनॉल से अगर मुझे बेंजीन बनाना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं जिंक डस्ट का। किसका यूज करते हैं? जिंक डस्ट का। अपने आप वो फिनॉल बनाता है, वो सॉरी बेंजीन बनाता है, ठीक। अब बेंजीन से एसिटोफिनोन, बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाने के हमारे पास दो तरीके, ये रहा पहला तरीका और ये रहा मेरे पास दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है? हम लोग लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है?
CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं एसिटाइल, क्योंकि दो कार्बन है ना, दो कार्बन को हम लोग एसिटाइल वर्ड यूज करते ही हैं। और क्लोराइड हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को? ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये स्पेशीज देखो दो बार है, इसीलिए इसको इस तरह ट्वाइस करके लिख दिया गया है, और बीच का बचा हुआ ऑक्सीजन वो बाहर कर दिया गया है। बस एक बार मैं फिर से बना दूं पूरा स्ट्रक्चर। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये स्पेशीज और ये रही स्पेशीज, ये दो बार है, तो इसीलिए इसको इस तरह ट्वाइस करके लिखा हुआ। बीच वाला ऑक्सीजन अलग है, तो बीच वाले ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है, मेरे हिसाब से मुझे ये ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड बहुत जगह यूज भी होता है, बच्चों को याद भी हो जाता है। तो अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, सिर्फ बेंजीन के पास, ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो इसके पास अपना एक H होता है, तो ये एक H इसका Cl ले जाता है। वो H, ये बेंजीन का यहाँ पे जो H है, वो H Cl निकाल देगा, क्योंकि एक वैलेंसी खाली होगी तभी तो आके कार्बन अटैक मारेगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl एज इट इज आके जुड़ जाता है कार्बन से। सभी को अच्छे समझाएं, तो यहाँ से किसका रिमूवल हो जाता है, प्लस HCl निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो C डबल बॉन्ड देखो क्या निकल रहा है, खाली ये कंपाउंड आके यहाँ पे अटैक कर रहा है ना, सिर्फ यही कंपाउंड तो कर रहा है। क्या क्या बच रहा है, पूरा ये कंपाउंड बच रहा है, पूरा CH3 C डबल बॉन्ड O पूरा बच रहा है। तो इसके पास जो H होगा वो भी निकलेगा, तो वो H जा करके इससे जुड़ता है, तो क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड, यानी एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। सभी को समझ आए? और AlCl3 का हम लोग यूज तो दोनों में ही कर रहे हैं। तो एसिटोफिनोन बनाना सबको समझ आया? ठीक, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं एनिलीन से फिनोल देख लेते हैं। चलो जल्दी से, एनिलीन का स्ट्रक्चर देखो। अब एक बात यहाँ पे, एक और मोटी बात है, बहुत अच्छा टर्म है यहाँ पे, ध्यान रखना। जब भी नाइट्रोजन वाला कंपाउंड आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले बनाना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या बनाना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना। ठीक है, तो बेंजीन, एनिलीन ये रहा, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको बोलते बच्चों एनिलीन। अगर मुझे बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो मैं लेता हूं NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, NaNO2 डाइल्यूट HCl। तो यहां से NaCl और HNO2 का फॉर्मेशन होता है, NaCl प्लस HNO2 का फॉर्मेशन होता है। हमें मेनली चाहिए होता है HNO2 से हमारा वर्क चल जाता है, तो इसीलिए हम लोग HNO2 या तो सिर्फ HNO2 लिख लें, या तो NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना मस्ट होता है, क्योंकि ये रिएक्शन में हर जगह अंडरस्टूड होता है। तो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है। दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि दोनों बहुत बार पूछे जाएंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, ये जो एनिलीन हमारा, ये जो अमीन चैप्टर से है, इसमें का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही एक लौता एक ऐसा ये स्पेशीज है, मतलब एक ऐसा नेम कंपाउंड है जिससे हर एक कंपाउंड बनाया जा सकता है, क्लियर? चलो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें से क्या करना है, हमें फिनॉल चाहिए ना, तो इसमें का हमने क्या कर दिया, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो ये H प्लस Cl को ले जाएगा, तो प्लस HCl निकाल देगा। N2 गैस एज अ गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो गैस की तरह निकल जाएगा। बचा हुआ OH ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ आया? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब इसमें कह रहा है, गिव द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इंडस्ट्रियल मेथड कह रहा है, देखो पहली बात, हम लोग क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, हम लोग क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हैं, ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड है। क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हैं, ये भी एक इंडस्ट्रियल मेथड है। और यहां से हम लोग क्यूमीन से भी बना सकते हैं, क्यूमीन से भी बनाना एक इंडस्ट्रियल मेथड है, क्यूमीन से भी फिनॉल बनाना एक इंडस्ट्रियल मेथड है। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब क्यूमीन वाली बहुत एक अच्छी रिएक्शन है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इसको फॉलो करो। थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा इसको फॉलो करो। अब क्यूमीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन
अच्छा, सबने आइसोप्रोपाइल देखा है? आइसोप्रोपाइल क्या होता है? CH3 CH CH3 और यहाँ पे लगा होता है CH3, इसको बोलते हैं बच्चों आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। मतलब जो हमारा ब्यूटेन के जो आइसोमर्स होते हैं उसमें का एक कार्बन यहां से हटा के यहाँ पे जो लगाया जाता है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, इसका कॉमन नेम। अब इसी में ये जो है इसी में नीचे लगा दो बेंजीन और यहाँ पे लगा दो जो H उसके साथ लगा हुआ था कार्बन साथ, इसको बोलते हैं क्यूमीन। मतलब जो नीचे वाला प्रोपाइल वाला जो आइसो वाला जो कार्बन है उसको हटाया, उसकी जगह बेंजीन लगा दिया, तो हमारा क्या हो जाता है? क्यूमीन हो जाता है। इसका नेम भी है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या है नेम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे और ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब मैंने आप लोग को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर मान लो मुझे क्यूमीन से ना दे करके फिनॉल बनाना, अगर वो डायरेक्ट फिनॉल वो बेंजीन से अगर दे दे कि आप पहले क्यूमीन बनाइए तो कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है, प्रोपीन है, प्रोपीन कैसे लिखते हैं? एक कार्बन दो कार्बन प्रोप वन ईन। तो यहाँ पे जो एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड आता है तो आता है ईन, तीन कार्बन है तो प्रोप प्रोप वन ईन। अब यहाँ पे क्या है? एक बॉन्ड टूटता है, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है, तो यहां से आके ये बेंजीन ऐसे अटैच हो जाता है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया? क्यूमीन का बन गया। यहां तक हम लोग को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के साथ देखो ये CH3 फुलफिल है, ये CH3 फुलफिल है, तो इसके बीच में आ जाते हैं दो ऑक्सीजन। मतलब ये रहा मेरा बेंजीन, ये रहा मेरा C, इसके साथ जो H लगा हुआ है इसके बीच में दो ऑक्सीजन आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे, अरे वो मैंने CH3 पोजीशन चेंज कर दी, क्या मतलब है यार, स्टाइल मारने के लिए सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? उसके बीच में दो ऑक्सीजन आ जाते हैं, ये बन जाता है क्यूमीन पर हाइड्रोक्साइड। आप लोग को नेम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एक इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट होता है, तो कोई जरूरत नहीं। फिर इसका हम लोग कराते थे हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो यहां से ये OH ग्रुप जो है वो इसके साथ चिपक जाता है, जाके बचा हुआ एसीटोन की फॉर्मेशन निकल जाता है। ये देखो से क्या बन जाता है? यहां से फिनॉल बन जाता है और बचा हुआ हमारा कीटोन की फॉर्मेशन में निकल जाता है। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा क्या है? एसीटोन यानी कीटोन यानी प्रोपेनोन, और ये OH ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। सभी को अच्छे समझ आया? ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? कमेंट अपॉन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल शोइंग बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोग एक बात बता देना चाहता हूं, जो हमारा फिनॉल है ये मोर एसिडिक होता है देन नॉर्मल एल्कोहल्स। ठीक है, फिनॉल मोर एसिडिक होता है देन नॉर्मल एल्कोहल, और लेकिन ये लेस एसिडिक होता है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतनी बात याद रहेगी। ठीक है, अब क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फिनॉल जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से स्टेबलाइज्ड होता है? वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे वाटर। ठीक है, द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट्स व्हाई फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। सबको यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है बच्चों क्योंकि ये H+ अगर रिलीज करेगा तो O- बनाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिनॉक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? फिनॉक्साइड बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? और ये H+ रिलीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम लोग जैसे नॉर्मल एल्कोहल की बात करें, जैसे हमने बात कर लिया CH3OH, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। अब ये O- कहीं बिजी हो ही नहीं रहा है, ये O- जो है ना वो H+ के साथ ही एकदम मतलब बंधा हुआ है। वो अब H+ को जैसे ही O- देखेगा वो तुरंत उसके पास चला जाएगा, तो H+ रिलीज करने का मौका ही नहीं मिलता है। अब अगर H+ कहीं जा ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो H+ लूज नहीं कर रहा। भाई जो अच्छा H+ देता है वही तो हमारा सबसे अच्छा एसिड होता है। सबसे अच्छा एसिड कौन होता है यार? जो जल्दी H+ दे दे, जो इजिली H+ दे दे। अब ये H+ जो है OH- के साथ ही है, तो H+ रिलीज नहीं हो रहा है। H+ रिलीज नहीं हो रहा है तो अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। अब ये O- है, ये इसमें रेजोनेंस में इस तरह बिजी हो जा रहा है। रेजोनेंस में बिजी होने की वजह से H+ को वापस जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो H+ रिलीज हो जाता है। तो H+ किसी के भी साथ कंबाइन करके एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो शो हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हमारे फिनॉल जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं देन एल्कोहल्स। अब रेजोनेंस की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड है, ये यहाँ पे आया, फिर इसका एक बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया इस तरह। फिर देखो इसकी स्टेबलाइज जो है पूरे रिंग में रिवॉल्व करते करते आखिरी में इसका स्ट्रक्चर, ये देखो बॉन्ड्स जो है वो चेंज हो गए। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिव रीजन टर्शरी अल्कोहल फॉर्म टर्बिडिटी वेरी फास्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl, ये हमारा होता है ल्यूकास रिएजेंट, इसको याद कर लो। इसमें क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल पहचानने के लिए हम लोग ये कार्बन मतलब ये कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, तो हमें पता चलता है कौन सा कंपाउंड 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री। कैसे, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 से 10 मिनट में रिएक्शन होती है, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो तुरंत इमीडिएटली क्या कहते हैं अपीयर होता है। अच्छा, कैसे पता चलता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे जो होता है ना वो व्हाइट मिल्की कलर यानी व्हाइट मिल्की सब्सटेंस शो करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। जैसे सिंपल भाषा बोलो, जैसे नहीं दूध फट जाता है यार, तो वैसे जो अपीयरिंग होती है वही चीज हमारी ल्यूकास रिएजेंट में होती है। अब 3 डिग्री अल्कोहल क्यों करता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ और व्हाइट टर्बिडिटी शो करता है। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। और एक कुछ कंपाउंड यहाँ पे भी दे रखे जिनका डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर बताना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये चीज मैंने पार्ट 1 में बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I इफेक्ट के और -R इफेक्ट के, या तो रेजोनेंस इफेक्ट के या तो माइनस के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, सबसे ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, मान लेते हैं मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर O मतलब कुछ लगा हुआ है, अगर सबसे तेज इलेक्ट्रॉन अगर वो खींच रहा है बेंजीन से तो हमारा -I इफेक्ट होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैंने तुमसे ले लिया और बहुत जल्दी लिया बगल वाले से, तो मेरा -I इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारे में से कम करूंगा, तो इसीलिए हमारा एसिडिक कैरेक्टर बहुत जल्दी बढ़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे, तो मैं कुछ बताता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं, ये रहा पैरा पे नाइट्रो और ये रहा फिनॉल, तो ये नाइट्रोजन को पैरा नाइट्रोजन, हाँ पैरा नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन एन, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हमारा NO माइनस और इसके साथ ये बेंजीन रिंग पूरी अटैच है ना, इस तरह। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, मेनली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो इसके कितने बॉन्ड बने, यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड बने। तो नाइट्रोजन जो होता है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचता है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो नाइट्रोजन फिर बेंजीन से यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, तो -I इफेक्ट इस तरह ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, सबसे कम किसका हो जाएगा, इथेनॉल का। क्यों, OH भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों होगा। फिर हमारा आता है फिनॉल तो थोड़ा सा भाई वो रिंग से क्या कहते हैं खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। पैरामिथॉक्सीफिनॉल, क्यों, पैरामिथॉक्सीफिनॉल कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा फिनॉल और ये पे लगा हुआ है पैरामिथॉक्सी यानी OH। अब ये तो भाई प्लस CH3 हमारा क्या है, +I इफेक्ट शो करता है, यानी वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी वो CH3 जो होगा वो रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो जो +I इफेक्ट शो करते हैं वो हमारे कम होते हैं, तो पैरामिथॉक्सीफिनॉल हो गया। फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों खींच रहे हैं तो और कम हो जाएगा। तो ये रहा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम क्या हो गया ये, सबसे क्या हो गया, सबसे ज्यादा क्या हो गया ये। अब देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा हो गया, कैसे, आप खुद ही एक बार बताना, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, तो हमको ऐसे ही पता चल गया। फिर हमारा क्या होता है क्लोरीन, वो हमको ऐसे ही पता चल गया। अब हमारे पास क्या बचा है, CH3 और C6H5, क्या बचा है, CH3 और C6H5। मैंने कहा ना CH3 हमारा क्या होता है, वो +I इफेक्ट शो करता है, +I की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसीलिए ये हमारा पहले हो गया और CH3 बाद में हो गया, तो ये हो गया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। सभी को अच्छे समझ आए। चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो आ गया ना हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, अगर एनिलीन से कहता तो कैसे करते हैं, जो हमारा क्या था
NO2 कहां से आया था हमारा, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बना रहा था, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब भी CuCl मिले या CuHCl मिले, अगर सॉल्ट मिल रहा है, सॉल्ट या तो CuBr मिल सकता है, ठीक है, या तो CuCl मिल सकता है। अगर सॉल्ट मिले तो सैंड मेयर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सैंड मेयर्स रिएक्शन है। अगर Cu/HCl मिले तो हमारा कौन सी रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन है। तो ध्यान रखना, सॉल्ट एस से सॉल्ट, एस से सैंड मेयर, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, जब भी कॉपर क्लोराइड यानी सैंड मेयर रिएक्शन होती है तो हमेशा हम लोग को क्या फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और क्लोरोबेंजीन का जाहिर सी बात है, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हम लोग को फिनॉल मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस, तो H प्लस Cl को ले जाएगा, HCl बना लेगा, और OH माइनस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो H फिनॉल बना लेगा। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा हमसे कह रहा है ये रहा मेरे पास एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। इस एसिटिक एसिड को अगर मैं रिएक्ट करा रहा हूं SOCl2 के साथ, SOCl2, अब SOCl2 हो या हमारे पास क्या कहते हैं PCl5 हो या हमारे पास PCl3 हो, सब में हमारा क्या बनता है, एसिटाइल क्लोराइड। अभी हम लोग ने एसिटाइल क्लोराइड का ऊपर स्ट्रक्चर देखा था, ये देखो एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग बेंजीन से कराते हैं तो फिर वही बात है, उसका H है, ये Cl निकाल ले जाएगा, ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अभी हम लोग ने देखा था एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर, तो ये वही है सभी को। तो इसीलिए बार बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है देखो OCH3 क्या है, ये हमारे पास बेंजीन OCH3 एनिसोल, किसका स्ट्रक्चर है, एनिसोल का। अभी इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था, ईथर से याद करोगे तो जल्दी याद होगा। इसकी रिएक्शन HI से याद करा रहे हैं तो हमारा फिनॉल बन जाएगा, CH3I निकल जाएगा। फिर फिनॉल से जिंक डस्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन। अभी हम लोग ने ऊपर जस्ट देखा था, इसीलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट तैयार करो, सब कुछ हो जाएगा यार। ये देखो फिनॉल बन गया, उससे क्या बना, बेंजीन बन गया, जो कि हमारा X, और ये रहा Y कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो सभी को यहां तक अच्छे समझ आया गया कि कैसे बेंजीन बन रहा है, कैसे हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अब यहीं पे अब हम लोग क्या कहते हैं, अपना पार्ट 1 को फिनिश करते हुए अब मैं आप लोग को इतना बताना चाहता हूं, अगर आप लोग को चाहिए इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आप लोग को इसको डेफिनेटली पार्ट 3 प्रोवाइड करूंगा। वरना मैं आप लोग के लिए दूसरे चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही बोल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि हमारा जो ISC का पेपर है वो कब है, 26 को, जो CBSE का है वो कब है, 27 को। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।